हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और स्टार्ट से शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्टार्ट्स इन इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है, जहां हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही स्टार्ट्स में भी चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन, जहां हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। कुछ बातें ऐसी थी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में हमने नहीं की, वो हम आज करने वाले हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है तो हम पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपने हिसाब से दी है। वो डेफिनेशन जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है, एडम स्मिथ की डेफिनेशन है, पॉल ए सैमुअल्सन की डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, उनमें से 4 से 5 डेफिनेशंस इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, उनको हम सीखेंगे कि किन इकोनॉमिक्स ने अपने क्या व्यूज दिए इकोनॉमिक्स को लेकर। सबके हिसाब से इकोनॉमिक्स अलग अलग थी। तो जैसे जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ती चली गई, इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ता चला। आप सब जानते हैं इकोनॉमिक्स का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से हुआ, दैट इज इकोनॉमी। ऑइको मतलब क्या था? हाउस। निमे मतलब क्या था? मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, पॉल ए सैमुअल्सन या रॉबिन्स, इनकी डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। आप सब जानते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? जल्दी सोचिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? हम बोलते हैं एडम स्मिथ वो द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन अलग है, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन अलग है, पॉल एस सैमुअल्सन की डेफिनेशन अलग है। उन सारी डेफिनेशंस पे हम ध्यान देंगे, उन डेफिनेशंस को सुनेंगे और फिर देखेंगे कि हर डेफिनेशन का एक कीवर्ड होता है कि कौन सी डेफिनेशन जो दी गई है वो किससे रिलेटेड है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं बोलता हूं कि जो रॉबिन्स थे, उन्होंने स्कार्सिटी को लेकर डिफाइन किया इकोनॉमिक्स। तो ऐसे जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने वेल्थ को लेकर डिफाइन किया। अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर को लेकर डिफाइन किया इकोनॉमिक्स। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग व्यूज थे। पॉल ए सैमुअल्सन यानी कि पॉल एंथनी सैमुअल्सन ने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स। मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि सारे इकोनॉमिस्ट के व्यूज अलग अलग थे, सबका तरीका इकोनॉमिक्स को समझने का अलग था, क्योंकि सबकी रिसर्च अलग थी, सबकी फिलॉसफी अलग थी। वो सारी बातें आपको आज पढ़नी है। प्रोड्यूसर क्या होता है आप जानते हैं, इसमें वापस पढ़ लेंगे। कंज्यूमर क्या है, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, ये सारी बातें इस चैप्टर में करेंगे। उसके अलावा स्टैट्स क्या होता है, इसको तो भूल कैसे सकते हैं। चैप्टर स्टैट्स का ही। स्टैट्स क्या होता है, स्टैट्स की डेफिनेशन सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस, स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैट्स के यूज क्या है, और स्टैट्स की लिमिटेशंस क्या है, स्टैट्स के टूल्स क्या है। मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने। सर क्या आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे? बेटा देखो, मैं ये मानता हूं, मेरी भी फिलॉसफी है कि कोई भी चैप्टर करने से पहले बच्चे को बता देना चाहिए कि इस चैप्टर में तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बच्चे को पता रहे कि चैप्टर के अंदर क्या है। डिटेल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप भूलते नहीं है। ठीक है, चलिए अब सारी बातें मैं यही बता दूंगा तो चैप्टर में क्या कराऊंगा। चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट्स सबसे पहले शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स से। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? ये सब पुरानी बातें हैं, फिर से एक बार पढ़ेंगे। The science of economics is not very old. In fact, its origin can be treated या traced to 1770, जब एडम स्मिथ की बुक आई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सबको पढ़ा रखा है। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ। तो पब्लिश कब हुई? 1776 की हम बात कर रहे हैं। विद द इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक्स का स्कोप बढ़ता चला। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ, दैट इज ओइकोस एंड निमे। ओइकोस मतलब हाउस, निमे मतलब मैनेजमेंट, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे आप अपने घर को मैनेज करते हैं, जैसे आप अपने पूरे बजट बनाते हैं, घर को तरीके से देखते हैं, एक्टिविटीज देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को मैनेज किया जाता है। और कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी बातें कौन बताता है? आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बताता है। चलो, अब इकोनॉमिक्स क्या होता है हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। हम 4 डेफिनेशंस टोटल पढ़ने वाले हैं, एडम स्मिथ की, अल्फ्रेड मार्शल की, पॉल ए सैमुअल्सन की और रॉबिन्स की। लियोनल रॉबिन्स पूरा नाम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडम स्मिथ कौन, क्या बोलते हैं। एडम स्मिथ थे कौन? एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। तो एडम स्मिथ ने
इकोनॉमिक्स को डिफाइन कैसे किया ये आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में अलग अलग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आ सकती है पर्टिकुलर। आपको ये मत बोलना सर चारों में से दो याद कर ले, क्या आप छोटे बच्चे नहीं हो? आपको चारों में से कोई भी बता सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, तो आपको चारों ही करनी है। सबसे पहले आप देखो अल्फ्रेड मार्शल सॉरी एडम स्मिथ कैसे दिखता है। कैसे एडम स्मिथ? तो एडम स्मिथ साइंटिस्ट जैसे दिख रहे हैं पूरे। तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ समझते हैं कि हम अपनी इनकम में से कुछ पार्ट जोड़ जोड़ के अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, जमा पूंजी क्रिएट करते हैं फॉर फ्यूचर के हमारे काम आएगी। जनरेशन की लैंड जोड़ लो, गोल्ड जोड़ लो, एसेट बना, सब कैश जोड़ लो, सब वेल्थ क्रिएट करते हो, अपनी इनकम में से आप वेल्थ क्रिएट करते हो। इकोनॉमी अपनी वेल्थ कैसे बनाती है, वेल्थ बनाने के कॉजेस क्या है, वेल्थ का नेचर कैसा होता है, वेल्थ क्या काम आती है, सारी की सारी चीजें इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर बताई हैं अपनी बुक के अंदर। तो इन द ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेल्थ मींस मनी, बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म वेल्थ मींस एक स्पेशल मीनिंग है। वो क्या है? इकोनॉमिक्स में वेल्थ का मतलब है वेल्थ रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन के वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, और अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए हमें गुड्स चाहिए, और जो गुड्स ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, उनको हम बोलते हैं कि ये वेल्थ है। तो वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए उसकी चीजें, जो उसकी डिटेल स्टडी जो है इकोनॉमिक्स में बताई गई है, वो डेफिनेशन एडम स्मिथ ने। तो एडम स्मिथ ने एक कीवर्ड याद कर लो, कौन सी डेफिनेशन दी? हम बोलेंगे वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन। आगे बात समझ। तो अब दूसरे अल्फ्रेड मार्शल, एक और बड़े महान व्यक्ति, क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Thus it is one side the study of wealth, and other side, more important side, that is a part of study of man. According to Alfred Marshall, the primary objective and end of economics is the promotion of material welfare. Welfare समझते हैं आप? Which is part of human welfare. Due to this reason, he shifted his emphasis from wealth to अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर को लेकर इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी मैन, कैसे एक आम आदमी अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करता है और अपने वेलफेयर को इंप्रूव करता है। वेलफेयर समझते हैं आप कि अपनी लिविंग करने के लिए उसके पास क्या है, वो सारी चीजें वो कैसे क्रिएट करता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ के अंदर। तो अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर पे फोकस ज्यादा किया, वो वेल्थ से शिफ्ट किस पे हो गए? वेलफेयर। तो डब्ल्यू डब्ल्यू याद रखो, डब्ल्यू यानी वेल्थ, डब्ल्यू मतलब वेल्थ। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल ने। डेफिनेशन को आपको याद करना है। अब सबसे इजी बात, सबसे कॉमन बात इकोनॉमिक्स में जो बार बार आप पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि हमारे जो वांट्स हैं, ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, और वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो लिमिटेड है, उस कार से। तो लियोनार्डो रॉबिन्स बोलते हैं कैसे एक इंसान लिमिटेड रिसोर्सेस, स्कार्सिटी में होते हुए भी अपने मैक्सिमम वांट्स को जितना पॉसिबल हो सके पूरा करता है। वो कैसे कर लेता है, उसकी स्टडी करो, और वही इकोनॉमिक्स है। तो कौन बोलता है ऐसा? ऐसा बोलते हैं लियोनार्डो रॉबिन्स, बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। अब बार बार पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स से साइंस, कौन सी साइंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। कोई आपसे पूछेगा, आप बोलोगे इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस which studies human behavior as a relationship between ends यानी कि wants। ends मतलब क्या था बेटा? wants and scarce means मतलब resources। तो resources और wants को रिलेट करते हुए रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर दिया सुंदर तरीके से, कि हम हमेशा पढ़ते हैं। ये थे लियोनार्डो रॉबिन्स। अब स्कार्सिटी डेफिनेशन यानी कि रॉबिन्स की डेफिनेशन को एक कीवर्ड दिया गया, दैट इज स्कार्सिटी डेफिनेशन। किसने दी? हम बोलेंगे दोस्तों रॉबिन्स ने दी। तो वाज गिवन रॉबिन्स, उनकी बुक का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश्ड इन 1932।
सबसे पुराने इकोनॉमिस्ट जो थे वो तो एडम स्मिथ थे, अल्फ्रेड मार्शल थे, धीरे धीरे करके और इकोनॉमिस्ट डेफिनेशंस अपनी देते चले गए। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर एंथनी समुल्सन, जिन्होंने बोला कि अगर आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ें, अगर आप ये पढ़ें कैसे एक कंट्री अपनी ग्रोथ करती है, कैसे एक कंट्री अपनी डेवलपमेंट करती है, उसके क्या रीजन है, वो कैसे कर सकते हैं, उसकी स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेशन किसने दी, आप बोलोगे प्रोफेसर एंथनी समुल्सन ने दी। कब दी? 1915 से इनका दिया हुआ 2009 तक का टाइम पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर समुल्सन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी, देखो एक आदमी बदलाव नहीं ला सकता, सोसाइटी बदलाव लेके आएगी। शुरुआत एक से होगी, तो विद और विदाउट यूज ऑफ मनी, चाहे मनी हो चाहे ना हो, आप अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे सबके वांट सेटिस्फाई करेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। तो सोशल, एक सोशल मटेरियल वेलबींग की बात हो रही है, सोसाइटी की बात हो रही है। सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन में ये बताया, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एंड इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द वे हाउ सोसाइटी एंजॉय इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास थोड़े से पैसे होते हैं, लेकिन हमारे खर्चे इतने होते हैं, हम सोचते हैं कि इस पैसे को कहां लगाऊं, समझ नहीं आ रहा, वो खर्चा पूरा करो पहले कि वो खर्चा पहले पूरा। ये सबकी प्रॉब्लम है, थी, है और रहेगी। आपके पास कितना मर्जी पैसा आ जाए, मैं बोल रहा हूं, आप हमेशा बोलोगे कि यार मेरे को पैसे की दिक्कत है। आप आजमा लो, 90% से भी ज्यादा लोग ये बोलते हैं, भाई मेरे पास खर्चे बहुत हैं, पैसे नहीं आ रहे। कितना अमीर आदमी होता है बोलता है, यार कहां खर्चा करूं, समझ नहीं आ रहा, मैं डेट में फंस रहा हूं, मैं लोन में फंसा हूं। खर्चे हम इतने खुद ही बढ़ा लेते हैं। इनकम बढ़ती 10 रुपए से है, हम खर्चे 100 रुपए से बढ़ा के रखते हैं पहले ही। अरे मेरी इनकम 10 से बढ़ेगी, मैं 100 रुपए का खर्चा पहले तैयार कर लेता हूँ माइंड में कि मेरे को ऐसा करना है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? बोल, बिल्कुल करते। जब तक ऐसा करते रहोगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं होंगी, नहीं होंगी और नहीं। पुराने लोग, सैमुअल्सन ने ही बोला, देखो। तो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी की डेफिनेशन को और मॉडिफाई कर दिया। ध्यान देना, इकोनॉमिस्ट आते गए आते गए आते गए, डेफिनेशंस को मॉडिफाई करते गए और सही बनाते गए। कीन्स का नाम अभी नहीं आया इसमें, कीन्स नहीं आपने पढ़ा, आप पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कीन्स एंड थ्योरी पे बनी। तो अभी आप चारों को ध्यान दो, बहुत सारी बातें आने वाली हैं। मैं इसमें घुस गया तो घुसा ही रहूंगा और बाहर नहीं निकलूंगा। ठीक है, चलो। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, कौन से वर्ड से हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस मैंने आपको पढ़ाई हैं, चार इकोनॉमिस्ट की। सबसे पहली एडम स्मिथ, दूसरी अल्फ्रेड मार्शल, तीसरी हमने पढ़ी है रॉबिन्स की, चौथे हमने पढ़ी है पॉल एंथनी समुल्सन की डेफिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। आई होप आपको इस 13 से 14 मिनट की क्लास में जितना भी समझ में आया है, तो सब आपके माइंड में रहेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज, अब चारों डेफिनेशन का कंक्लूजन बता दो, निचोड़ एक बता दो, क्या है, कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है। सर कौन सी डेफिनेशन बेस्ट है बताना बहुत मुश्किल है, सब इकोनॉमिस्ट के व्यूज अलग अलग होते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट जो डेफिनेशंस थी हमारे पास, जितनी भी डेफिनेशन इकोनॉमिस्ट ने दी, उनमें सबको निचोड़ करके क्या निकलता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज, पीपल भी आ गया, सोसाइटी भी आ गया, स्कार्सिटी भी आ गया, ऑल्टरनेटिव यूज भी आ गया, और उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मैक्सिमम वांट्स उनके पूरे हो पाए। सारी डेफिनेशन को मिला के एक डेफिनेशन बना दी, इसे इकोनॉमिक्स। अगर कुछ भी नहीं लिखा है आपको एग्जाम में, किसकी डेफिनेशन लिखनी है किसकी नहीं लिखनी, आप ये डेफिनेशन सबको मिला के एक डेफिनेशन बन जाती है। आगे बात समझ, बोलो हाँ यस ना, फोकस। अब मैं बात करूंगा, देखो, इकोनॉमिक्स इन शॉर्ट, स्टडी ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स होता है मेरे भाई। इकोनॉमी के अंदर देखो, इकोनॉमी नहीं चल सकती जब तक वहां पर एक्टिविटीज ना हो, और एक्टिविटीज भी कैसे होनी चाहिए, जिनसे हम कुछ अर्न कर सकें, कमा सकें। बिना पैसों के, बिना कमाई कौन सी इकोनॉमी चल जाएगी? बिना कमाई के, बिना पैसों के कौन सी इकोनॉमी चल जाएगी? कोई नहीं चल सकती। पैसे सबको चाहिए, अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो देश चलाने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए।
तो इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, और एक्टिविटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। बहुत सरल भाषा में एक लाइन में सुन लो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जहां हमारा मोटिव मॉनेटरी है, पैसे मोटिव है, पैसे कमाने, अर्निंग मोटिव है, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कोई भी सर्विस आप दे दो, आप गुड्स बनाओ, बेचो, सर्विसेज दो, कुछ भी दो, आपको पैसे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जहां मोटिव पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं है, अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन, मैंने किसी की मदद कर दी तो ये एक्टिविटी है, पर नॉन इकोनॉमिक। मैं अपनी इच्छा से किसी की मदद करना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं, ये नॉन मॉनेटरी एक्ट। सोशल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्ट। तो किससे पैसे आते हैं, किससे नहीं आते, किसके क्या एग्जाम्पल हैं, किसके क्या फीचर हैं, ये हमारा टॉपिक, राइट? समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। ओके गुड, वेरी गुड, बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत जल्दी समझ में आता है आपको। बस एग्जाम में क्या हो जाता है ये नहीं पता। ऑल ह्यूमन बींग्स आर एंगेज्ड इन सम एक्टिविटी। ऑब्वियस, मैं यहां बैठ के आपके सामने एक्टिविटी कर रहा हूं, टीचिंग सर्विसेज दे रहा हूं, ओके? आप वहां कंजम्पशन कर रहे हैं, आप सर्विसेज ले रहे हैं, ओके? तो एक्टिविटी हर कोई कर रहा है। कह रहे ऑन द अदर हैंड, हम अपनी नीड सेटिस्फाई करना चाहते हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप जरूरत है, आप नीड सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपनी। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स आर बिजी इन देयर फील्ड। किसान खेत में काम कर रहा है, मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स, सीए, डॉक्टर, टीचर्स अपना अपना काम कर रहे हैं, सब बिजी है अपने प्रोफेशन। डिपेंडिंग ऑन वांट्स, उनके वांट्स है कुछ तभी वो काम कर रहे हैं। ऑल ह्यूमन, भाई घर तो चलाना ही है। ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू टू। नंबर वन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नंबर टू, नॉन इकोनॉमिक। मैंने आपको पहले बता दिया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken to earn a living. For example, worker working in factory, फ्री में काम कर रहा होगा क्या? नहीं, पैसे कमा रहा होगा, पैसा लेके आएगा, वेजेस, सैलरी। शॉपकीपर सेलिंग गुड्स, फ्री में नहीं, पैसे लेगा। जहां भी पैसे आ रहे, डॉक्टर अटेंडिंग पेशेंट, फ्री में नहीं, पैसे लेगा। तो जहां भी पैसे आ रहे हैं और सर्विस जा रही है, टू वे प्रोसेस, सर्विसेज जा रही है, पैसे आ रहे हैं, गुड्स जा रही है, पैसे आ रहे हैं। आप कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे पैसे बना रहे हैं, उससे घर चल रहा है, उससे देश चल रहा है। आप खर्चा करते हैं तभी कोई कमाए, समझ रहे हो? आपका खर्चा किसी और की इनकम बनता है ना? आप मुझे फीस पे करेंगे, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आपका खर्चा मेरी इनकम, फिर मैं खर्चा करूंगा, किसी और को पैसे दूंगा, मेरा खर्चा। ऐसे ही इकोनॉमी चलती है यार। तो एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए? ऑब्वियस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। भला करते रहोगे तो क्या खाओगे? कहते हैं ना पुरानी कहावत, घोड़ा घास से आरी कर लेगा तो खाएगा क्या? इसलिए एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए? इकोनॉमिक। हाँ, सोशल सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है लाइफ में। आपको मदद करनी चाहिए हर इंसान की, जिसकी आप कर सकते हो। आपके पास इतना है, इतना निकाल लो, मदद कर। ठीक है, चलो। Economic activities are concerned with all those activities which are concerned with production, consumption, distribution of goods। इन सबसे पैसे जनरेट होते हैं जो फ्री में अवेलेबल नहीं है। आप खाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, कंजम्पशन भी फ्री में नहीं कर सकते आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप पैसे लेंगे, आप फ्री में नहीं बांटेंगे लोगों को सामान। आप प्रोडक्शन करेंगे, देंगे किसी को, फ्री में नहीं देंगे, आप पैसे लेंगे। तो जहां भी मोटिव पैसा है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीन तरह की एक्टिविटी हमारे पास इकोनॉमिक में आती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से एक बार, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। आप कंजम्पशन करेंगे यानी खर्चा करेंगे, और आप खाएंगे तो पैसे भी देंगे किसी को। प्रोडक्शन, आप गुड्स बनाएंगे, पैसे लेंगे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुड सर्विस का, यानी कि आप लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, आप सबने पढ़े हुए हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल आप किसी को दे रहे हैं तो आप लैंड के बदले में रेंट चार्ज करेंगे, लेबर के बदले में आप वेजेस लेंगे, आप इंटरप्रेन्योर सर्विस देंगे, आप प्रॉफिट लेंगे, आप कैपिटल देंगे, आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आप जब भी कुछ करते हैं एक्टिविटीज, तो आपका मोटिव पैसा, पैसा और पैसा ही होता है। ठीक है, अब व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक? आई होप आप सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पता चल गया होगा। अगर मेरा मन कर रहा है कि यार मैं 10 लोग को एनजीओ में जाके फ्री में पढ़ाऊं, तो पढ़ाऊंगा, पैसे नहीं लूंगा। वो कौन सी एक्टिविटी है? नॉन। पर मैं सबको फ्री में पढ़ाऊंगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरा देश नहीं चलेगा। सही बात है।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न्ड विद क्रिएशन ऑफ मनी एंड, जहां मोटिव पैसा और वेल्थ क्रिएट करना नहीं होता, उन्हें बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाउसवाइफ्स कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, टीचर टीचिंग हिज ओन सन, आपके घर में आपकी माता जी होंगी, आपकी बहन होंगी, आपके लिए खाना बनाती हैं, वो है नॉन इकोनॉमिक। आप अपने छोटे भाई को बहन को पढ़ा रहे हो या पढ़ा रही हो, कौन सी एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप पैसे चार्ज नहीं करते, पर इसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। यहां पर जो मोटिव है वो पैसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि मेरे को सोशल सेटिस्फैक्शन, मेरे को सेंटिमेंटल, मेरे को दिमाग में रिलैक्स मिलता है, मुझे ऐसे कुछ काम करता हूँ, वो वाली चीज होती है। तो लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रोटिज्म, ये सब के मोटिव हमारे नॉन इकोनॉमिक के होते हैं। अब एग्जाम्पल दे देंगे, आप चैरिटी कर रहे हो, नॉन इकोनॉमिक। आप गेट टुगेदर कर रहे हो, पार्टी अटेंड कर रहे हो, फुल सेटिस्फैक्शन, सोशल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, उसके अलावा रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, भगवान मंदिर जा रहे हो, बांट रहे हो प्रसाद, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम बच्चा से ओल्ड मैन कोई ना कोई एक्टिविटी में लगा हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो नॉन इकोनॉमिक है मेरे दोस्त। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब बात करेंगे हु इज कंज्यूमर। एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर, दोनों में बहुत फर्क होता है। कस्टमर और कंज्यूमर, मैंने आपको चीज बेची, आपने आगे बेच दी, आपने यूज नहीं की, आप कंज्यूमर नहीं हो सकते। मैंने आपको चीज दी, आपने यूज की, बहुत फर्क है दोनों बातों में, सुनना ध्यान से। अ कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कस्टमर क्या होता है? मैंने आपको बेचा, आप मेरे कस्टमर हो, आपने आगे बेच दिया, आप मेरे कस्टमर थे, कंज्यूमर नहीं थे। अल्टीमेटली जो मेरी गुड्स को यूज करेगा अपने वांट सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर हो। पता था पहले? पता था आपको? पता था? चलो, कंजम्पशन क्या? कंजम्पशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी एक्टिविटी है जहां हम गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं अपने वांट को। आपको भूख लगी है, आप पिज्जा खाते हैं, कंजम्पशन, पैसे देते हैं। तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू। सेटिस्फैक्शन के लिए आप करते हो सब चीजें। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस में कुछ ऐसी बात होती है, कुछ ऐसी पावर होती है जो आपको सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। आपने पढ़ रखा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर, देखो, कंज्यूमर करता है कंजम्पशन, प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर है कौन? प्रोड्यूसर इज वन, प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इनपुट्स। या फिर प्रोड्यूसर एक ऐसा बंदा है, ऐसी फर्म है, फैक्ट्री है, ऐसी यूनिट है जो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस या सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मोटिव क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर एक्टिविटी कौन सी करेगा? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक? बोलो बोलो। इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। प्रोडक्शन मींस कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, so that simple it is. So production is the process of converting raw material into useful things. Okay. अब अब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं दोस्त। डेफिनेशन आपको याद हो रही होंगी। चलिए बताइए, कंजम्पशन क्या है? आप सब जानते हैं, कंजम्पशन मींस खर्चा करना, गुड्स यूज करना, वांट सेटिस्फाई करना, पैसे देना। क्या होता है? सेविंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। लेकिन आप सेविंग नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेटा, सेविंग क्या है? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम। दैट पार्ट ऑफ इनकम सर, व्हाई इनकम? सेविंग कहां से करेगा बेटा? इनकम में से करेंगे। तो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग इनकम का ऐसा भाग है जिसे हमने खर्च नहीं किया है, जिसे हमने रख लिया है अपने अकाउंट में, अपने बेड के अंदर, अपने गद्दे के नीचे, वॉलेट के अंदर, अपनी जेब में। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट, जो हमने खर्च नहीं किया वो हमने
इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट मीन्स अपने पैसे को, अपने फंड को, अपने अपने जो भी आपके रिसोर्स है, आपकी सेविंग्स है, आपने उसको वहां मोबिलाइज किया है जहां से आपको रिटर्न, जहां से आपको इनकम आती है। अपने पैसे को वहां लगाना जो आपको और इनकम। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी कैपिटल एसेट्स खरीदना जिससे आपकी और इनकम जनरेट होती है। आपने थार ले ली, आपने गाड़ी ले ली, आप घूम रहे हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई। आपने सोना ले लिया, गले में पहन लिया, आपने एक कड़ा बनवा लिया, हाथ में पहन लिया, बैंगल ले ली, हाथ में पहन ली सोने की, ये इन्वेस्टमेंट है यार, काम आएगी, कल को गोल्ड बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टी ले ली, लैंड ले ली, शेयर्स ले ली। इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसी एसेट्स में पैसा जोड़ना, लगाना, इन्वेस्ट करना जिससे आपकी इनकम और जनरेट होती हो। इकोनॉमिक्स बहुत कुछ सिखाती है बेटा। अब आता है स्कार्सिटी क्या होता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। मेरी बात बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी की बहुत सिंपल डेफिनेशन। स्कार्सिटी रेफर्स टू, पीछे पीछे बोलेंगे मेरे, स्कार्सिटी रेफर्स टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। स्कार्सिटी रेफर्स टू, स्केर्सिटी मत बोलना, स्कार्सिटी रेफर्स टू shortage of resources in relation to human wants. Scarcity refers to limitation of supply in relation to its demand. सप्लाई की लिमिटेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा। स्कार्सिटी, घर में इस वर्ड को आप यूज करेंगे बार बार, क्या पढ़ चुके हैं। पैसे नहीं है, स्कार्सिटी चल रही है। तंगी नहीं चल रही, स्कार्सिटी चल रही है। शॉर्टेज है रिसोर्स की, बहुत ज्यादा है, तो कहलाता है। तो स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम है और स्कार्सिटी की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर एक वर्ड में लिखना हो आपको व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आप बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस, आप बोलोगे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है और जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है ड्यू टू स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी इज द रीजन बिहाइंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। रॉबिन्स क्या बोलते थे? कर्नल रॉबिन्स बोलते थे एक साइंस है इकोनॉमिक जो स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को। एंड्स मतलब वांट्स बहुत ज्यादा है और मींस जो है वो बहुत स्कार्स हैं, और जो रिसोर्स हमारे पास हैं, जो मींस हमारे पास हैं, उसको यूजेस और क्या पढ़ चुके हो माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर में। तो अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी आप चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ चुके हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज हो जाएगा क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने ये पढ़ा है माइक्रो चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर माइक्रो बुक के, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। और मैक्रो क्या थी? इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब पूरी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे वाइडर कंसेप्ट पे, उसे बोलेंगे मैक्रो। जब इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी हम कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की हम बात कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। Micro is narrow concept, macro is wider. Micro is called price theory, macro is called income and employment theory. माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स जो थे वो डिमांड सप्लाई थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। यहां तक आपने काफी कुछ पहले से ही पढ़ रखा था। अब जो आगे चलेगा वो बिल्कुल आपके लिए नया है, न्यू है, ब्रांड न्यू है। स्टैट्स क्या होता है आपने अब तक नहीं पढ़ा, शुरू कर रहे हैं। स्टैट्स के बाद हम पढ़ेंगे स्टैट्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं प्लूरल सेंस। उसके बाद पढ़ेंगे स्टैट्स को सिंगुलर सेंस में डिफाइन कैसे करते हैं, स्टैट्स के फीचर्स क्या होते हैं। सिंगुलर सेंस के बाद पढ़ेंगे स्टैट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस के बाद पढ़ेंगे स्टैट्स की लिमिटेशंस क्या है। बस, तो एक क्लास में सारा का सारा नहीं कराने वाला, चिंता मत करो सर सब कुछ आज करा दोगे क्या, ये तो आधा घंटा ही हुआ है। हमने पढ़ा क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ गिनती के 4 पेज पढ़े हैं और सिर्फ डेफिनेशंस की हैं बहुत डिटेल में।
इतनी डिटेल में आपने पहले नहीं पढ़ा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक और, बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, स्टार्ट्स क्या होता है और स्टार्ट्स के फीचर्स क्या हैं, एक टॉपिक बस, इसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा कसम से, ठीक है। तो स्टार्ट्स क्या होता है पढ़ाता हूं, फिर पढ़ते हैं कि स्टार्ट्स के फीचर्स क्या। ओके, इतना ध्यान से समझ में आ गया आपको? चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट्स क्या और स्टार्ट्स के, स्टार्ट्स को मैं दो टाइप से समझाऊंगा, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। आइए समझते हैं स्टार्ट्स क्या होता है। अपने कान खोल लो, दिमाग खोल लो, नजरें यहां पर होनी चाहिए, सुनना, सुनिएगा ध्यान से। अनलाइक अ लेमा, a student of economics cannot relax taking stats just a pool of quantitative information. Instead, he is also to look into methods of technique relating to collection, classification, presentation, analysis, as well as interpretation. अब मेरी बात समझ, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने कुछ बताया नहीं। अगर मैं स्टैट्स को डिफाइन करना चाहूँ तो सरल भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको क्या बोलूँ, स्टैट्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ, आप बोलेंगे स्टैट्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डाटा जो होता है ना, आप सबको पता है डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो स्टैट्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका एनालिसिस, उसकी इंटरप्रिटेशन, हम सारी बातें स्टैट्स में करते हैं। तो स्टैट्स बोलती है कि स्टैट्स एक स्टडी है डाटा के, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एनालिसिस कैसे करोगे आप, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करोगे आप। तो स्टैट्स हर वो स्टेप को स्टडी करती है जो शुरू से लेकर एंड तक का काम। तो सिर्फ डाटा इकट्ठा कर लेना इज नॉट स्टैट्स। डाटा को प्रेजेंट कैसा करना है, उसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, वो सब का सब कुछ हम स्टैट्स को डिफाइन में ला सकते हैं। अब देखना मेरी बात ध्यान से, कि स्टैट्स को हम दो सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस। तो सबसे पहले स्टैट्स क्या होती है इन प्लूरल सेंस। इन प्लूरल सेंस स्टैट्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या फिर न्यूमेरिकल डाटा। इतना ही स्टैट्स नहीं होता, आगे भी बातें होती हैं, वो हम सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे। तो यहां पर सिर्फ इतना बताया कि स्टैट्स रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, सच एज आप पॉपुलेशन स्टडीज की बात करें तो सेंसस हर 10 साल में होता है, आप सब जानते हैं। तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना इज कॉल्ड स्टैट्स। ये प्लूरल सेंस बोलती है, दैट्स इट। लेकिन सिंगुलर सेंस क्या बोलती है, सिंगुलर सेंस क्या बोलती है अभी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको फर्क पता लगेगा कि स्टैट्स क्या है सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। ध्यान देंगे। Yes. Stats in singular sense. In the singular sense, stats means science of statistics or statistical methods. It refers to techniques or methods relating to collection, classification, presentation, analysis, and interpretation of numerical. प्लूरल सेंस सिर्फ ये बोलती थी कि डाटा इकट्ठा कर लो, ये स्टैट्स। सिंगुलर सेंस ये बोलती है कि डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स को स्टडी करो, डाटा को प्रेजेंट करने के मेथड को भी स्टडी करो, डाटा को एनालाइज करने के मेथड भी स्टडी करो, डाटा इंटरप्रिटेशन के मेथड को भी स्टडी करना स्टार्ट हो। तो सिंगुलर सेंस थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताती है आपको। बेसिकली सिंगुलर सेंस आपको टूल्स और मेथड्स भी बता रही है किस चीज के, और ईच एंड एवरी स्टेज के, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, सबके मेथड्स तक स्टैट्स आपको बताती है। ये सिंगुलर सेंस बता रही है। तो प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस डेफिनेशन अलग अलग होती है। अब न्यूमेरिकल डाटा दो तरह का है। एक डाटा वो है जो आप न्यूमेरिकली देखते हो कि हाँ रॉ डाटा, और एक होता है ऑर्गेनाइज डाटा। जब डाटा को आप शुरू शुरू में इकट्ठा करते हो तो वो रॉ डाटा होता है, जब उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो वो क्लासिफाइड डाटा बन जाता है, वो आपके काम आता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि डाटा क्वांटिटेटिव कौन सा होता है और क्वालिटेटिव कौन सा होता है, स्टैट्स कौन सा स्टडी करती है। तो दिस इज रिलेटेड टू डिस्टिंक्शन बिटवीन quantitative data and qualitative data. There are quantitative variables like income, expenditure, investment, which can be expressed in numerical numbers. But अगर हम qualitative data की बात करें तो उसको हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसे हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। आपकी क्वालिटीज हो गई, आपकी ऑनेस्टी, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकली। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, सच एज हम बोलते हैं कि ये बंदा एक्सीलेंट है, ये बंदा गुड है या ऑनेस्ट है, ये सब क्या है, ये क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें तो क्वांटिटेटिव डेटा, और अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटेटिव डेटा।
अब स्टैट्स की डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे कि स्टैट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और स्टैट्स के, आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला फीचर है स्टैट्स का कि स्टैट्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। कभी भी आप सिंगल नंबर को स्टैट्स नहीं बोलते, सिंगल नंबर कभी भी स्टैट्स नहीं होता। स्टैट्स हमेशा बोलती है कि स्टैट्स जो है न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस होती है, लेकिन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, इकट्ठा होना चाहिए। So a single number does not constitute stats. No conclusion can be drawn from it. It is only the aggregate number of facts is called stat. एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, इट हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर मैंने ये बोला कि 1000 स्टूडेंट्स में से 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं, 400 कॉमर्स के हैं और 300 नॉन मीडिया साइंस, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर स्टैट्स है, सेंस बनती है कि कंपैरिजन पॉसिबल, डेटा ऐसा हो जहां कंपैरिजन पॉसिबल हो, एग्रीगेट फॉर्म में हो, एक्सप्रेस कर रखा हो, क्लासिफाई कर रखा हो। दूसरा, स्टैट्स का दूसरा फीचर है कि स्टैट्स हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है। स्टैट्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल, टॉल, बिग, रिच, पुअर, इसको हम स्टैट्स कभी भी नहीं बोल सकते। एग्जाम्पल दे रहा है, इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इज शॉर्ट, ये स्टैट्स नहीं। अगर मैं हाइट कंपेयर करता हूँ कि इरफान पठान की हाइट 6 फुट 2 इंच, सचिन 4 फुट 5 फुट है, तो यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये स्टैट्स। तो स्टैट्स हमेशा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस की जाती है, क्वालिटेटिव फिनोमेना स्टैट्स नहीं कहे जाते। स्टैट्स का तीसरा फीचर है कि स्टैट्स अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। कह रहे हैं कि स्टैट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर। अगर आप इकट्ठा कर रहे हो डेटा अबाउट की डिमांड क्यों बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने का रीजन एक ही नहीं है कि प्राइस कम हो, डिमांड बढ़ने के रीजन कई हो सकते हैं। तो डेटा जो आप इकट्ठा कर रहे हो आपके पर्पस के, उसके कॉजेस, उसके रीजंस काफी सारे हो सकते हैं। डेटा बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और डेटा स्टैट्स है, तो स्टैट्स बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। कहने का मतलब जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें कभी भी एक्यूरेट यानी कि प्रॉपर एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, क्योंकि डेटा इकट्ठा करते वक्त प्रॉब्लम आती है। तो डेटा यानी कि स्टैट्स जो है, स्टैट्स में एक्यूरेसी होती है लेकिन रीजनेबल, फुल एक्यूरेट स्टैट्स कभी भी नहीं होगी। A reasonable accuracy must be kept in view while collecting the data. This accuracy depend upon purpose of investigation. अगर आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है, एक्यूरेसी आपकी कम आने वाली। एरिया आपका इन्वेस्टिगेशन का छोटा है तो एक्यूरेसी ज्यादा आने वाली, ये हम कह सकते हैं। और स्टैट्स का एक और फीचर है कि इट इज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेयर। स्टैट्स मतलब जो डेटा आपने इकट्ठा किया उसको आप कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है, उसको आप रिलेट भी कर सकते हो दूसरे डेटा से। तो such numericals alone will be called stats, as are mutually related numbers. Unless they have the quality of comparison, they cannot be called stats. जब तक कंपैरिजन पॉसिबल ना हो तब तक स्टैट्स नहीं बोल सकते। हम डेटा इकट्ठा क्यों करते हैं? क्योंकि डेटा इकट्ठा करने का कोई ऑब्जेक्टिव, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, आप पहले सोचते हो कि डेटा इकट्ठा करना, इकट्ठा करना आपका कोई ना कोई पर्पस होता है। ऐसे बेवजह डाटा इकट्ठा कोई नहीं करता। तो स्टैट्स का एक फीचर है कि इसका ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव पहले से ही सेट होता है, इसलिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो स्टैट्स आर कलेक्टेड विद सम ऑब्जेक्टिव। एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, उसको हम स्टैट्स नहीं बोलते। इफ डेटा pertaining to the farmers of a village is collected, there must be some objective. अगर हमने एक विलेज में जाके डेटा कलेक्ट किया फार्मर, तो ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई होगा। बिना ऑब्जेक्टिव के स्टैट्स का कोई पर्पस नहीं होता है। हाँ, एक और फीचर है स्टैट्स का कि स्टैट्स में डेटा को हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं अगर एरिया बहुत लार्ज। फॉर एग्जांपल, आप किसी रैली में जाते हो, पॉलिटिशियन की रैली के अंदर कितने लोग हैं हम काउंट कभी नहीं कर सकते, बहुत लोग होते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लाख 2 लाख लोग मौजूद हैं। तो डेटा एस्टिमेट यानी स्टैट्स को एस्टिमेट भी आप कर सकते हो, इसका फीचर है। स्टैट्स में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और एस्टिमेटेड इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट, ये इसका फीचर है। और जब भी डेटा को इकट्ठा किया जाता है तो किसी ना किसी सिस्टमैटिक मैनर में इकट्ठा, stats should be collected in some systematic manner. Before collecting the data, a plan must be prepared. कैसे collect? No conclusion can be drawn अगर डेटा haphazard मैनर में रैंडमली, मतलब कि कैसे भी कलेक्ट किया हुआ है, कोई पर्पस कोई मेथड नहीं है, आपने जो मन किया वैसे कर दिया, वैसा डेटा कोई सेंस नहीं रखता जब तक प्री प्लानिंग ना हो कि हमने ऐसे कर किसी न किसी मेथड से कर सोच के चले कि इसमें क्या
मेथड काम करेगा, कौन सा मेथड यहाँ पे ज्यादा काम। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैट्स। सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा होने से ही स्टैट नहीं बन जाती, स्टैट्स के और फीचर भी इसमें इंक्लूड। तो स्टैट्स के फीचर बहुत ही आसान होते हैं, आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो आज हमने बहुत सारा कर लिया, स्टैट्स का मीनिंग, सिंगुलर प्लूरल, उसके फीचर्स, उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इस सारी चीजों को आपको अच्छे से टिप्स पे रिवाइज करना है। मैंने बोला था कि इतना ही कराऊंगा, इससे आगे नहीं कराऊंगा कसम, और इतना ही कराया मैंने आपको। तो इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्पेशली फीचर्स ऑफ स्टैट्स को, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप नेक्स्ट चैप्टर में खत्म कर दें, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर खत्म कर दें। तो आज आपको एक ही काम करना है कि जितना मैंने कराया उसको अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करनी है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है चीजों को, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अलावा स्टैट्स में थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आती है, उसको हल्के में ना लें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।